हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आनंद एजुकेटर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कि है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। उसका हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं। अगर आपको भी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना काफी बोरिंग लगता है और उसको समझने में बहुत मुश्किल आती है, तो हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप वन शॉट वीडियो के थ्रू पूरा चैप्टर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम देखते हैं। एक ओवरव्यू है कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आता है व्हाट इज सोशल साइंस, कि आखिर सोशल साइंस होता क्या है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सोशल साइंस ऐसी क्या सब्जेक्ट है, उसमें हमें क्या पढ़ना होता है, उसके बारे में। द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। व्हाट इज सोशल साइंस, की स्टडी है सोसाइटी की, और सोसाइटी में जितने भी हम लोग रह रहे हैं उन लोगों के बीच में क्या इंटरकनेक्टेडनेस है, कैसे लोग एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं, वो सब हम सोशल साइंस के अंदर कवर करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ये, है ना। इसके अंदर हम वेरियस डिसिप्लिन्स को लेकर उसका वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अलग अलग अप्रोच के थ्रू देखेंगे कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या उसके इफेक्ट्स हो रहे हैं, और उसके थ्रू हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट डिसिप्लिन्स कौन कौन से जो हम पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये चार हमें डिसिप्लिन्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। उसके बाद इस चैप्टर के की कंपोनेंट्स में हम देखें, जैसे जो हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हिस्ट्री के अंदर हम क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे कि किस तरह ह्यूमन सिविलाइजेशन आई, किस तरह इंसान जो है सिविलाइज हुआ, या फिर हम कह सकते हैं किस तरह मानव सभ्यता आई, है ना। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था इंसान और अब कितना ज्यादा मॉडर्न हो गया है। तो लाइन बाय लाइन अगर हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ उसको पढ़ते हैं तो हम उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको पढ़ना। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं स्पेस के बारे में और प्लेस के बारे में। स्पेस के बारे में यानी कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट के बारे में, अर्थ कैसी है ना, कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस पाए जाते हैं अर्थ पे, उन सभी चीजों के बारे में हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। उसमें हम पढ़ेंगे गवर्नेंस के बारे में कि किस तरह एक कंट्री का गवर्नमेंट सिस्टम रन करता है, उस चीज के बारे में हमको सिर्फ इसके अंदर स्टडी करना है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमको मेन फोकस अगर इस चैप्टर में कुछ करना है तो वो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्स ऐसी कोई भी चीज जो यूज करके हम लोग या तो टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन पावर के थ्रू, या फिर किसी भी इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस कर देना और फिर उस रिसोर्स को एज आवर नीड्स सेटिस्फाई करे अगर वो, तो हम उसको कहेंगे कि ये रिसोर्स है ना। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम विंड एनर्जी से, या फिर हम कह सकते हैं वाटर से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो हम उसका यूज कर रहे हैं हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो दैट इज अ रिसोर्स। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, कि सोशल साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, सोशल साइंस पढ़ने से हमें सोसाइटी के बारे में सब कुछ इजीली समझ आ जाता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस को डेवलप करती है सोशल साइंस। सोशल साइंस सिर्फ ये नहीं है कि हमने कुछ भी चीज है, कोई भी इवेंट हुआ है उसको लर्न कर लिया, नहीं, बल्कि सोशल साइंस हमको हेल्प करता है हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, कि हम सोसाइटी में कुछ भी चेंज को ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आ रहा है ना, क्या ये चेंज हमारे लिए एडवांटेजेस है या एक डिसएडवांटेज की तरीके से है। तो हम वो सब चीजें पढ़ पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं और उसको ठीक से एनालाइज कर पाते हैं थ्रू सोशल साइंस। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, कि हमें सोशल साइंस पढ़ने के बाद हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाते हैं कंट्री के, हमें सभी चीजों के बारे में अवेयरनेस मिल जाती है, तो वही हम सोशल साइंस में आगे पढ़ेंगे। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, और सोशल साइंस हमें हेल्प करता है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि
अगर कोई भी गवर्नमेंट सेटअप हो रही है किसी भी कंट्री में, तो जितने भी उसके सिटीजन्स हैं उनको पूरा राइट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का और गवर्नमेंट चूज करने का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमें हेल्प करता है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट इज सोशल साइंस एंड डेली लाइफ। तो ये क्या दिया गया है कि सोशल साइंस किस तरह हमारे डे टू डे लाइफ में जुड़ी हुई है, सोशल साइंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमको दे रखा है ऑब्जर्विंग करंट इवेंट्स। तो पहला हमारा टास्क इसमें क्या होता है कि करंट इवेंट्स जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में चल रहा है, हमको उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग न्यूज एंड पॉलिसीज। जो भी न्यूज उस वक्त चल रही है ना, जो भी कोई भी करंट सिचुएशन के बारे में कुछ भी प्रोसेस हो रही है, हमें उसे स्टडी करना है। दूसरी चीज, कोई भी गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी ले डाउन करी है तो हम उसके बारे में भी किसके थ्रू समझ सकते हैं, सोशल साइंस के बारे में। नेक्स्ट इज कम्युनिटी इश्यूज। अगर कम्युनिटी में कोई भी इश्यू है ना, जैसे हमें पता है इंडिया में डाइवर्सिफाइड कल्चर है ना, तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो उन सभी का जो सॉल्यूशन है वो किसके पास है, सोशल साइंस के थ्रू हम पढ़ पाते हैं ना, कि हमें क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स लेने होंगे, किस तरह हमारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होंगे। नेक्स्ट इज ग्लोबल कनेक्शंस। जो सोशल साइंस है वो हमें ग्लोबल कनेक्शंस डेवलप करने में हेल्प करती है विद द वर्ल्ड अराउंड, है ना। जो हमारी कंट्री है उसके आसपास के कंट्रीज से कनेक्शंस जो हैं वो डेवलप कराने का काम कौन करता है, सोशल साइंस। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट इज सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। जब आप चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा, सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। होता क्या है सोशल साइंस एवरीडे लाइफ में, इसको एक इजियर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। दैट इज, थिंक अबाउट अ डे इन योर लाइफ। आपको अपने एक रोजमर्रा की जिंदगी के किसी भी एक दिन के बारे में सोचना है। हाउसिंग बिल्ड विद मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हमारे जो घर हैं, हमारे जो हाउसेस हैं, उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल में जो भी सामान लगा है कि जिससे भी हमने उस घर को बनाया है, जैसे कि ब्रिक्स, सीमेंट, है ना, ये सब चीजों का जो हमने यूज में लिया है, क्या वो एक लोकल रीजन से आ रही है जो आपके आसपास के लोकेलिटी में है, या फिर डिफरेंट रीजन से कंट्री के उस चीजों को लाया गया है। एक बार आप इस पे जरूर सोचिएगा। नेक्स्ट है फूड एंड कॉमर्स। फूड एंड कॉमर्स, इसके अंदर क्या है कि फूड जो है from various regions harvested, processed, transported, bought and sold by many people। हमें पता है कि जो खाना है जो हम डेली खाते हैं, हमारे जो बैलेंस डाइट में हम जो खाना डेली लेते हैं, वो अलग अलग जगहों से हार्वेस्ट होकर आता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, फिर वो ट्रांसपोर्टेड होती है उसकी, और उसके बाद वो खाना हमारे पास काफी ज्यादा मार्केट्स के अंदर आप ये कह सकते हैं मूव होकर हमारे पास पहुंचता है। तो हम ही कह रहे हैं कि किस तरह हम जो फूड डेली इनटेक करते हैं वो अलग अलग रीजन से जुड़ा है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको अब सोचना है अपनी सराउंडिंग्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बिल्डिंग्स का जो भी जो बिल्डिंग सेटअप वगैरह है उसके बारे में। तो उसमें देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं, एक एग्जांपल दिया गया है, ट्रैवल ऑन रोड्स प्लान्ड एंड मेंटेन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज, कि हम लोग अगर कोई भी जगह पर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो रोड्स हैं वो किसने मेंटेन कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट जो है ये एक चीज देखती रहती है, ऑब्जर्व करती रहती है कि किस जगह पे रोड्स जो हैं वो कैसे हो गए हैं, खराब हो गए हैं, किस जगह पे न्यू रोड्स बनने की रिक्वायरमेंट है, किस जगह पे ब्रिजेस बनने की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग अगर जो भी रोड्स के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो वो सभी के सभी कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट। तो हमें ये सब एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू सोशल साइंस को समझते हैं। नेक्स्ट इज, हमें दे रखा है एजुकेशन एंड पॉलिसीज। व्हाट इज एजुकेशन एंड पॉलिसीज? हम ये कहते हैं कि हम जो स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं, हम जो बुक्स में पढ़ते हैं, तो वो सभी चीजें एक पॉलिसी के थ्रू रन की जाती हैं। एक पॉलिसी बनाई जाती है कि इसमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाएंगे, और ऐसे कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करके स्कूल रन होगा। तो उसमें हम देख रहे हैं कि स्टडी इन अ स्कूल शेप्ड बाय एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, कि हम एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिसके अंदर जो
एजुकेशनल पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने ले डाउन करी है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटीज एंड पावर। व्हाट इज यूटिलिटीज एंड पावर? यूटिलिटी एंड पावर मीन्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है बहुत दूर के पावर स्टेशन पे, डिस्टेंट पावर स्टेशन पे, वो एंड डिलीवर्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें किस थ्रू आ रही है? बहुत दूर दूर हमारे घरों से बहुत दूरी पर पावर स्टेशन सेटअप किए गए हैं और वहां से हमारे पास क्या आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि किस तरह अलग अलग गवर्नमेंट की बॉडीज जो है वो हमारी डेली लाइफ को इजी बनाने में वर्क करती रहती है और ये सभी चीजें इंटरकनेक्टेड वे में इजीली कैसे रन हो पाती हैं? बिकॉज ऑफ सोशल साइंस, है ना। यानी कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह आसपास की चीजों से कनेक्टेड है। इसके अंदर हमें पढ़ना है द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। तो ये एग्जाम्पल जो हमको दिया गया है ये शो कर रहा है कि किस तरह सोशल साइंस की चारों डिसिप्लिन्स जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए इसमें क्या दिया गया है? एक्सप्लोरिंग सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। आपको एक एनालाइज करने के लिए एक चीज दी गई है कि पहले स्थिति किस तरह थी और अब कैसे बदल चुकी है। आइए देखते हैं। हम ये देख रहे हैं व्हाई सिटीज वर्सेस विलेजेस। हम कह रहे हैं कि आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? विलेजेस या टाउन से मूव ऑन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं और सिटीज के थ्रू सिटीज की तरफ जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? हम कह रहे हैं या तो वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि वहां के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं रिसोर्सेज की आप कह सकते हैं रिसोर्सेज को सर्च करने के लिए कि उनको हो सकता है सिटीज के अंदर ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हो, या फिर अपॉर्चुनिटीज के लिए जैसे कि वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज। मान लो एक विलेज है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो लोग क्या चाहेंगे कि हम विलेजेस से माइग्रेट करके सिटीज की तरफ जाते हैं। तो ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के सेटलमेंट पैटर्न्स को। नेक्स्ट है वाई फार्मिंग वर्सेस इंडस्ट्री। ये इकोनॉमी का मेन फोकस है कि फार्मिंग को कुछ लोग प्रेफर करते हैं और कुछ जगह पे इंडस्ट्रियल सेटअप को प्रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ज्योग्राफी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज शेप रीजनल लाइवलीहुड्स। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी रीजन में किस तरीके का व्यवसाय होगा, किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो कैसे देखी जाएंगी? इस तरह से देखी जाएंगी कि उस जगह की ज्योग्राफी कैसी है, वहां पे कैसे कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या पॉलिसीज के थ्रू लोगों को वहां चलना पड़ रहा है। तो उसी बेस पे लोग डिसाइड करते हैं कि उस एरिया में फार्मिंग की जाएगी या फिर वो जगह इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सूटेबल है। तो ये सब भी हम सोशल साइंस के थ्रू पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको दिया गया है हाउ क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंसेस अस, कि अगर क्लाइमेट बदल जाता है, अगर हम बोल रहे हैं कि किसी भी जगह का आसपास का वातावरण या फिर मौसम अगर बदलता है तो क्या होता है? ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक फोकस, ये किसके ऊपर फोकस डाल रहे हैं? सीधा कौन से डिसिप्लिन पे फोकस डाल रहे हैं? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में। कि क्लाइमेट चेंज हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हम ये कह रहे हैं एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई एंड डेली लाइफ। हम कह रहे हैं कि एनवायरमेंट में अगर कोई भी चेंज आता है थोड़ा सा भी, तो वो सीधा सीधा हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को, वाटर सप्लाई को और डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। हमें दिया गया है सोशल साइंस एक ऑब्जर्व करने का, एविडेंस को कलेक्ट करने का और लॉजिकल रीजनिंग से पढ़ने का सब्जेक्ट है, ना कि सिर्फ मेमोराइज करने का। नेक्स्ट हमको दिया गया है एक एग्जाम्पल, व्हाई डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। हम कहते हैं इंडिया के अंदर ऐसा क्यों है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी फोकस, और ये किस पे फोकस कर रहा है? सीधा सीधा सोसाइटी पे, है ना, कि किस तरह सोसाइटी फॉर्म हुई है। और दूसरी चीज किस पे फोकस कर रहा है? कौन से डिसिप्लिन पे? हिस्ट्री पे। इसमें बताया गया है कि हिस्ट्री, माइग्रेशन और कल्चरल इवोल्यूशन जो है वही 3 मेन फैक्टर्स हैं डाइवर्स कम्युनिटीज को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हिस्ट्री है, कोई भी किसी भी एरिया की कोई हिस्ट्री है, तो वो किसके साथ जुड़ी हुई है? कहीं ना कहीं कल्चर के साथ। दूसरी चीज है माइग्रेशन, कि लोग अगर उस जगह से माइग्रेट होकर किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है,
ऐसा क्या वहां पे कल्चर था, ऐसा क्या वहां पे ट्रेडिशन था जिसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और दूसरी जगह पर जाकर रह रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डाइवर्स कम्युनिटीज के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट कह रहे हैं हम, हाउ गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसीजंस कैसे ले पाती है। देखिए ये सीधा सीधा फोकस किस पे कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस पे, कि गवर्नेंस सिस्टम्स, लॉज एंड लीडरशिप इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है क्या सिर्फ एक पर्सन के ऊपर थोड़ी ना लॉ लगाती है, नहीं ना। गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री पे, है ना, लॉ जो है हमें देती है ताकि हम पूरी कंट्री को उसी अकॉर्डिंग रूल कर सके। तो गवर्नमेंट जो सिस्टम है, जो लॉ बनाए जाते हैं और जो लीडरशिप की जाती है, वो पूरे जो एरिया में लोग रह रहे हैं उन सभी की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या दिया गया है, लेट्स एनालाइज लोकल चेंज। लोकल चेंज की तरफ देखते हैं। एक आपको बॉक्स दिया गया है ऑरेंज कलर में कि लेट्स एनालाइज, आपको सोचना है। उसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर। आपको सोचना है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है कि कोई भी विलेज आप सोच लो मन में और देखो कि उसकी पहले कैसी सिचुएशन थी, किस तरह का वो विलेज दिखता था। तो हम कह रहे हैं कि पहले एक ओल्ड बस स्टॉप हुआ करता था ना, टूटा फूटा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, अनपेव्ड रोड है, रोड कैसे हैं, टूटे फूटे हैं ना, और फ्यू शॉप्स हैं और एक दो दुकानें हैं आसपास जिससे आप डेली लाइफ की चीजें खरीद सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट हैज चेंज्ड, क्या बदलाव आया है। देखिए क्या बदलाव आया है, बस स्टॉप आप देख सकते हैं, नया बस स्टॉप बन गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गई है उस गांव में। दूसरा हम कह रहे हैं मार्केट से भी वो विलेज लिंक हो गया है, हाई स्पीड इंटरनेट आ चुका है। तो हम कह रहे हैं कि रोड जो है वो नई बन चुकी है, डिजिटल बस स्टैंड, इंटरनेट कैफे या फिर साइबर कैफे स्टैब्लिश हो गए हैं और लोग जो है मार्केट से जुड़ गए हैं। तो ये चेंज आया है कुछ सालों में। नेक्स्ट हमको दे रखा है, व्हाट माइट हैव कॉज्ड दिस चेंज। ये चेंज अगर आया है तो आया कैसे है। ये सभी चीजें हमें लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू समझनी होगी सोशल साइंस में। या हम कह रहे हैं या तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी को रन करके उसके अंदर विलेज में कोई सुधार किया हो, या फिर ये लोकल पीपल का इनिशिएटिव हो कि हम हमारे विलेज को ठीक करेंगे, या फिर बेटर कनेक्टिविटी लाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर टेक्नोलॉजी की उस एरिया में डिमांड होगी इसलिए वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट हमको दिया गया है, हाउ हैज इट अफेक्टेड पीपल्स लाइफ। अगर ये चेंज आया भी है तो इससे लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट डाला है। देखिए लोगों पे क्या इफेक्ट आया कि मार्केट से लोग जुड़ गए हैं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं, तो बेटर एजुकेशन मिल पा रहा है लोगों को। अब हम कह सकते हैं कि न्यू बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं लोग क्योंकि उनके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। इजियर ट्रैवल, अब लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्योंकि जो रोड्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस एरिया का जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट है मोर इनकम, लोगों को इनकम अब ज्यादा होने लगे हैं क्योंकि रिसोर्सेज अगर ज्यादा हैं तो वो ज्यादा गुड्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं ज्यादा गुड्स, और ज्यादा गुड्स फॉर्म करेंगे, मार्केट्स में सेल करेंगे तो इनकम ऑब्वियसली उनकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल दिया गया आपको कि किस तरह लोकल चेंज आपको देखने को मिला है सोशल साइंस में। तो आगे देखिए, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। आपका नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन, कि आपको समय के साथ साथ क्या बदलाव देखने को मिला है आपकी ट्रेडिशंस में, यही हम पढ़ेंगे सोशल साइंस में। तो इसके अंदर 3 टॉपिक्स जो हैं हमें मेनली कवर करने हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी किस तरह फॉर्म हुई, अगर फॉर्म हो गई तो उसके बाद किस तरह टाइम टू टाइम बदलती गई। दूसरी चीज नॉलेज ट्रेडिशंस, कि ऐसे कौन सी नॉलेज ट्रेडिशंस हैं, हमने कहाँ से नॉलेज गेन करके उन ट्रेडिशंस को फॉलो करना सीखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, गवर्नेंस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम ये कह सकते हैं इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कंट्री की, कि किस तरह टाइम टू टाइम चेंज हुई है, या फिर कितने समय से हम एज अ पीपल ऑफ इंडिया ये डिसाइड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, या फिर ऐसा कौन सा समय था जब से लोग इकोनॉमिक्स के बारे में समझ गए थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए
पहला है इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का फॉर्मेशन फ्रॉम डिपेंडेंस टू गवर्नेंस। पहले तो लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते थे, अब धीरे धीरे उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि नहीं, हमें रूल करने के लिए एक प्रॉपर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस हमें चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये लोगों ने रियलाइज कर लिया। इसमें देखिए अर्ली कम्युनिटीज जो हुआ करती थी, कम्युनिटी मीन्स पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। पहले लोगों को क्या करना पड़ता था, डायरेक्टली डिपेंड होना पड़ता था नेचर पे अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, जो ह्यूमन बींग्स थे उनको क्रॉप्स को ग्रो करना आ गया। बिल्ड सेटलमेंट्स, उनको अपनी सेटलमेंट को बिल्डअप करना सीख गए, वो अपनी कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करके उस जगह पे रहना सीख गए। धीरे धीरे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी और उन्होंने टूल्स भी बनाए उस समय। अब हम कह रहे हैं धीरे धीरे वो डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन की ओर मूव ऑन कर गया। अर्बनाइजेशन क्या होता है, विलेजेस की तरफ, विलेजेस थे जो उस वक्त के, वो धीरे धीरे टाउन्स की तरफ शिफ्ट होने लगे। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आने लगी कि वो टाउन्स की तरह डेवलपमेंट उसमें आ गई। उसके बाद टाउन्स जो है वो मेगा सिटीज के अंदर डेवलप हो गए। उसके बाद हमें देखने को मिला कि लोगों में क्या आ गया, एक सिस्टमाइजेशन आ गया। ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम उन्होंने कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज को, आप ये कह सकते हैं, उनके ऊपर पावर एक्सरसाइज करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट सिस्टम को अपनी लाइफ के अंदर लिया। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने फिर देखा कि किस तरह लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। न्यू आइडियाज एंड कल्चरल एक्सचेंज, गवर्नमेंट सिस्टम होने के कारण सिस्टमाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, तो उस सभी के कारण लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई और लोगों में नए नए आइडियाज आने लगे। और फिर लोगों ने अपने कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करना शुरू कर दिया ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी उन कल्चर्स को फॉलो कर पाए। नेक्स्ट इज नॉलेज ट्रेडिशंस। कि नॉलेज ट्रेडिशंस क्या है, इस पैराग्राफ में हमें काफी सारी चीजें दी गई हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमको याद रखने हैं, समराइज करने हैं। क्या दिया गया है, डीप इंडियन रूट्स, कि हमारी जो नॉलेज ट्रेडिशंस हैं उनके रूट्स कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत इन डेप्थ बसे हुए हैं। पहला है इंक्वायरी, कि धीरे धीरे लोगों को ट्रेडिशन फॉलो करना कैसे आया, किस तरह उनको नीड हुई, एक सोशल साइंस के अंदर हम ये कह सकते हैं, किस तरह गवर्नमेंट सिस्टम की नीड हुई उनको, किस तरह उनको रिसोर्सेज की नीड हुई। तो लोगों ने पहला क्या किया, इंक्वायरी करनी शुरू की, यानी कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी लोगों के अंदर। लोगों ने आपस में डिस्कस किया और लॉजिकल रीजनिंग लगाई कि हमें किस चीज की जरूरत है, ऐसी कौन सी पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए जिससे हमारी लाइफ और इजियर हो जाए। नेक्स्ट इज मेथड। तो उन्होंने क्या मेथड यूज में लिया इस चीज को, इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, उन्होंने नॉलेज को एक्सप्लोर किया थ्रू ऑब्जर्वेशन। पहले चीजों को ऑब्जर्व किया, अपने सराउंडिंग्स में नीड्स को ऑब्जर्व किया कि हमें क्या जरूरत है। फिर उन्होंने जो थॉट्स लोगों से गेन किए हैं, इधर उधर लोगों से जो ग्रास्प किए हैं, उसके बेस पे उन्होंने उन एक्शंस पे रिफ्लेक्ट किया और फिर डायलॉग्स के थ्रू लोगों ने एक दूसरे से अपने मन की बात कही। नेक्स्ट इज पंच महाभूतास। पंच महाभूतास क्या है, पंच महाभूतास एक, हम ये कह सकते हैं कि ये बताता है कि किस तरह हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, 5 अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व हैं वो, हम कह सकते हैं अर्थ, वाटर, एयर, है ना, स्पेस एंड, और हम ये कह सकते हैं फायर। ये 5 अलग अलग तत्व हैं जिससे मिलकर हमारा एनवायरनमेंट, हमारा यूनिवर्स बना है। ये हमें ये बताता है कि नेचर जो है वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, कि इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि नेचर जो है इंटरकनेक्टेड है और ह्यूमन लाइफ उसके अंदर ही कहीं ना कहीं एम्बेडेड है, कहीं ना कहीं धसी हुई है, उलझी हुई है इन सभी चीजों के बीच। और यही क्या इन्फ्लुएंस करती है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को या फिर फूड हैबिट्स को। नेक्स्ट इज वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम क्या बताता है कि पूरे जो यूनिवर्स में लोग रहते हैं वो एज अ वन फैमिली है, एज अ वन कम्युनिटी है। तो हम कह रहे हैं वन वर्ल्ड फैमिली, हमारा पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड अक्रॉस रीजन्स। तो हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग रीजन के लोग भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू सोशल साइंस।
नेक्स्ट इज कोर वैल्यू। हमें इन नॉलेज ट्रेडिशन से क्या कोर वैल्यू हमारे अंदर क्या डेवलप होती है? सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस एट द कोर ऑफ सोशल साइंस। हम इन सभी चीजों को पढ़कर एक सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंटनेस हम फील करते हैं कि हम लोग टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हम लोग पूरी सोसाइटी से इंटरडिपेंडेंट है। एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंड है। ये हम कोर वैल्यू को इनकलकेट करते हैं इस पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट हमें दिया गया है गवर्नेंस एंड इकोनॉमी की किस तरह टाइम के साथ साथ एक गवर्नमेंट सिस्टम किस तरह आया, या फिर हम ये कह सकते हैं इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई। देखिए एथिकल फाउंडेशंस, इन सभी का फाउंडेशन, इनके सभी का नींव क्या था? एथिकल रीजनिंग पे बेस्ड था कि वेदर वन पॉलिसी इज करेक्ट और नॉट। लोगों के अंदर एक ये रीजनिंग की क्षमता है कि किस तरह कोई भी चीज सही है या गलत। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है गवर्नेंस। तो लोगों ने देखा गवर्नमेंट सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी लिंक टू पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोगों ने ये देखा कि पब्लिक वेलफेयर और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जुड़ी हुई है हमारी गवर्नमेंट, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, किसने लिखा है? हम ये कह सकते हैं कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र। उन्होंने 2300 साल पहले अर्थशास्त्र लिखा। उसके अंदर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, उसके क्या कंटेंट्स थे? उन्होंने बताया कि किस तरह लोगों ने एग्जामिन किया उस वक्त सोसाइटी को, किस तरह वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ करता था आज से 2300 साल पहले, इकोनॉमिक मैनेजमेंट किस तरह किया जाता था किसी भी कंट्री का, टैक्सेशन सिस्टम क्या थे और रूलर की क्या ड्यूटीज थी लोगों के प्रति। सिग्निफिकेंस क्या है, इस सभी का क्या इंपॉर्टेंस है? हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक थिंकिंग लॉन्ग बिफोर मॉडर्न डिसिप्लिन्स। हमें ये समझ आ रहा है कि जो मॉडर्न डे में हम देख रहे हैं कि सोशल साइंस में जो इतने सारे बदलाव आ गए हैं, तो हम ये देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं कि हिस्ट्री में, इतिहास में पहले ही लोगों ने ये सभी चीजों के तरफ मूव करना शुरू कर दिया था कि ये जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये आज से नहीं शुरू हुआ है, ये आज से कई सदियों पहले ही लोगों ने अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी क्या कि मॉडर्न सोशल साइंस कंटिन्यूज दिस लेगेसी। और मेन लेगेसी क्या कंटिन्यू करी जा रही है? सोशल साइंस उस ट्रेडिशन को, उस टाइम एंड ट्रेडिशंस को आज भी अपने साथ बांधकर आगे चल रहा है। देखिए आगे पढ़ते हैं। सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था कि हमें 4 डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना होगा, उसमें हमें क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने हैं हम वो देखेंगे। हम कह रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स एंड नो सिंगल फील्ड कैन फुली एक्सप्लेन इट। यानी कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर हम ये देखते हैं कि काफी सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको सिंपल हम ओनली अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, हमें उन सबको इंटरकनेक्टेड वे में पढ़ना होगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और हमें एक कोई सिंगल फील्ड के थ्रू इसकी स्टडी नहीं कर सकते, हमें सभी फील्ड्स की स्टडी करनी होगी। पहला है ज्योग्राफी। की ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडीज द अर्थ, इट्स एनवायरमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग। ज्योग्राफी में हम कुछ क्या पढ़ते हैं? ओनली सिंपल हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह लोग जो हैं सराउंडिंग से इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री एग्जामिन करती है किसको? ह्यूमन पास्ट को, कि ह्यूमन का पास्ट कैसा था, किस तरह वो डेवलप हुआ, किस तरह ह्यूमन बीइंग सिविलाइज हुआ, एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज चेंज ओवर टाइम। और हमें ये समझने में हेल्प करता है कि किस तरह सोसाइटीज जो हैं समय के साथ साथ बदलती हुई हमें नजर आई। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं? एनालाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, पावर एंड द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन। जो पॉलिटिकल साइंस है वो एनालाइज करता है, वो ठीक से ऑब्जर्व करके क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू हमें ये बताता है कि किस तरीके का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए किसी भी एरिया में, कौन पावर एक्सरसाइज करेगा और राइट्स क्या होंगे लोगों के और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कंट्री के लिए। तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या बताता है हमें? इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है, एक्सप्लोर करता है हाउ सोसाइटीज प्रोड्यूस। ये बताता है कि किस तरह सोसाइटीज जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स से इंटरकनेक्टेड है, वो किस तरह कुछ भी चीज को प्रोड्यूस करती है। यानी कि हम
फिनिश्ड गुड्स को किस तरह प्रोड्यूस किए करते हैं, किस तरह वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोकल मार्केट्स के अंदर, और किस तरह हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, अपनी नीड के लिए यूज में लेते हैं, टू मीट देयर नीड्स, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें ये पता चल रहा है इसको पढ़ने के बाद कि ये सभी जो अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं ये इंटरकनेक्टेड है। तो ईच डिसिप्लिन आस्क डिफरेंट क्वेश्चन, हर एक डिसिप्लिन हमें एक अलग ही क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, अलग क्वेश्चन सोचने की एबिलिटी दे रहा है, बट टुगेदर प्रोवाइड अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। लेकिन ये सब मिलके हमें क्या समझा रहे हैं, पूरा का पूरा सोसाइटी का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, यानी कि एंटायर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं हमें सोसाइटी के बारे में। आगे देखिए, एक्सप्लोरिंग ज्योग्राफी, अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। तो जो हमने अभी देखे 4 डिसिप्लिन, उसमें से इन डेप्थ हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी एक हमें 3 मेन पॉइंट्स इस पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला है लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, जो इफेक्ट करता है लोगों को, पहला है लोकेशन। लोकेशन भाई कि कोई भी चीज किस जगह लोकेटेड है, कैसा उस जगह क्लाइमेट है, कैसा लैंडफॉर्म है, उस वजह से भी लोगों की एक्टिविटीज या फिर हम कह सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना, वो सब इफेक्ट होती है लोकेशन की वजह से। और डिस्ट्रीब्यूशन की कितने एरिया में कैसा लैंडफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, हिली एरिया है या फिर आप कह सकते हो ग्रासलैंड है, किस तरीके का एरिया है, उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं वहां की कम्युनिटी के सभी लोग। तो इट स्टडीज लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, पीपल एंड अदर्स एंड अर्थ सरफेस फीचर्स। तो अर्थ के बाकी के जो सरफेस फीचर्स हैं उसके बारे में हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन, कि ह्यूमंस किस तरह एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह इंटर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट उनको क्या हेल्प करती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। इट फोकसेस ऑन हाउ पीपल इंटरैक्ट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, किस तरह नेचुरल एनवायरनमेंट से लोग इंटरैक्ट करते हैं और ये इंटरैक्शन किस तरह इंसान की लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। थर्ड अगर हम आए, उसके बाद हमारे पास है टूल्स ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी में ऐसी कौन सी टूल्स हैं जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। पहला हम ये कह रहे हैं कि इट टेक्स द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स टू अंडरस्टैंड, अलग अलग टूल्स को हेल्प में लेते हैं ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। आपको पता है जैसे कि आप मैप्स को यूज में लेते हैं, एटलस हो गए, एटलस बुक होती है जो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मैप्स, आप उसको यूज में लेते हैं। ग्लोब देखते हैं, नेविगेशन कैसे देखते हैं हम, कंपास के थ्रू, या फिर हम डिगिंग वगैरह कर पाते हैं, टूल्स है ना, एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे स्टडी करने के लिए। तो ये सभी चीजें हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। जीआईएस के थ्रू कि किस तरह जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है, वो हेल्प करता है किसी भी चीज की स्टडी हमको कंप्लीट करने के लिए। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ज्योग्राफी किस तरह एक सिस्टम बना रहा है, इंटरडिपेंडेंट सिस्टम हमारा क्रिएट कर रहा है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हिस्ट्री, अनलॉकिंग द पास्ट। ये हिस्ट्री क्या है, एक तरीके से एक ताला है जो हमने खोल के हमने पास्ट को रिवील कर लिया, कि हिस्ट्री पढ़ के हम पास्ट की सभी चीजों के बारे में जान पा रहे हैं। पहला पॉइंट आता है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री है क्या, अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज। पहली चीज अगर हम देखें तो हमें ये पता है कि पास्ट में जो लोग थे उस वक्त उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, ऐसी क्या इवेंट थी जो उन्होंने आई विटनेस किया, उन्होंने देखा, और उनसे क्या इंस्पायर करके क्या वैल्यूज उन्होंने ली। इंटरप्रेटिंग चेंज ओवर टाइम, उन्होंने धीरे धीरे अंडरस्टैंड किया कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ साथ। आइडेंटिटी एंड पर्पस, और फिर हमें समझ आया कि क्या आइडेंटिटी अभी भी उस जगह की वैसी है या लूज हो गई है, और हमारा क्या पर्पस है उस चीज को पढ़ने का। ये सभी चीजें हमें हिस्ट्री के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। आगे देखिए मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम कैसे जान पाएंगे कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पे काम करना होगा, कि हमको चीजों को ऑब्जर्व करना होगा कि प्रेजेंट डे में प्रेजेंट सिनेरियो किस तरह से है, और पास्ट के कोई भी एविडेंस को भी हमको ऑब्जर्व करना होगा कि पास्ट में क्या ऐसे चेंजेस थे जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट जो है वो मोल्ड हुआ है।
फिर हमको डेवलप करनी होगी लॉजिकल रीजनिंग, कि हर एक चीज के पीछे का रीजन ढूंढना होगा कि अगर कोई भी इवेंट हुआ है तो उसके पीछे का क्या कारण है। फिर हम कह रहे हैं इंटरप्रेटिंग ट्रेडिशंस, और फिर हमको अंडरस्टैंड करना होगा ट्रेडिशन को, कल्चर को, जो हमने पढ़ा था अभी अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड ट्रेडिशन, उसके बारे में। आगे देखिए क्या दिया गया है। हम कह रहे हैं इतिहास पुराण मॉरल फिलॉसफी। क्या दे रखा है इतिहास पुराण में? हमें ये पता है कि इंडिया के अंदर एक पहले से ही ट्रेडिशन है, एक कल्चर है पुरानी चीजों को संभाल के रखने का, है ना। उसमें क्या किया जाता है, म्यूजियम्स में या फिर आप कह सकते हो किसी भी नेशनल पार्क में, है ना, क्या किया जाता है, चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी उस पर इजीली स्टडी कर पाए। तो हम इसी को कह रहे हैं इतिहास पुराण, पुरानी चीजों को संभाल कर रखना। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस, ये हमें समझाता है कि किस तरीके के ट्रेडिशन हुआ करते थे। देखिए इतिहास पुराण इंडिया का कल्चरल मीनिंग देता है। इतिहास को पढ़ के हमें इंडिया के कल्चर के बारे में पता चलता है। मॉरल एंड फिलोसफिकल इंसाइट, ये हमें बताता है कि उस वक्त लोगों में, कल्चर से जुड़े हुए लोगों में कैसी मॉरल वैल्यूज हुआ करती थी। और ये एक डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन भी हमें देता है। डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमें ये पता लगता है, जो रिटन वेरिफिकेटेड चीजें जो लिखी गई हैं बाय द वेरियस, आप कह सकते हो फिलोसफर्स, उन्होंने लिखा है उस बारे में कि उस वक्त उन्होंने क्या देखा, कैसे इवेंट्स हुआ करते थे, क्या मॉरल वैल्यूज लोगों के अंदर थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आगे देखिए हमें पता है लिटरेरी एंड अदर सोर्सेज। हम जब भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसी लिखी हुई किताब, कोई लिखा हुआ लेटर, या फिर आप कह सकते हैं कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई मिल जाती है जिसके थ्रू हम हिस्ट्री की चीजों को जान पाते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि उस वक्त लोग कौन सी लैंग्वेज का यूज में लेते थे, उस वक्त लोग कौन सी स्क्रिप्ट को काम में लेते थे लिखने के लिए। तो ये सभी चीजों का हमको कौन समझाता है, लिटरेरी सोर्सेस। इसके अंदर हम ट्रेवलॉग्स हो सकते हैं, कोई भी कहीं पे ट्रैवल करने गया हो उसके बारे में लिखा हुआ है तो हमें समझ आ जाएगा कि कैसे सिविलाइजेशन उस वक्त था। दूसरा मेमोइर्स के थ्रू, किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी की लाइफ ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई हो वो मेमोयर कहलाएगी। कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे कि मान लो उस वक्त कोई इवेंट हुआ है, हिस्ट्री का कोई इवेंट है, तो उसके लिए क्या करते थे, किंग्स के पास अलग अलग ऑर्डर्स आते थे। किंग एक राजा को दूसरे राजा से, मतलब एक राजा दूसरे राजा को क्या देता था, ऑर्डर देता था कि हम युद्ध शुरू कर देंगे यदि आपने हमारी ये बातें नहीं मानी तो उस वक्त खत लिखे जाते थे, लेटर्स लिखे जाते थे ना। तो वो सब लेटर्स वगैरह के जो एक्सचेंजेस थे वो हम कॉरेस्पॉन्डेंस में पढ़ते हैं। फिर है जिनेलॉजिकल रिकॉर्ड। जिनेलॉजिकल रिकॉर्ड क्या होते हैं, हमारी जो कम्युनिटी जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसका प्रॉपर फैमिली ट्री बनाना, कि उसका एंसेस्टर कौन था, फोर फादर्स कौन थे, और उसके बाद उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते जाना। उससे ये भी पता चलता है कि किस इंसान का बर्थ कब हुआ है, कब उसका डेथ हुआ है, उसका बर्थ प्लेस क्या है, तो वो सभी जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में आते हैं। अगला हम कह रहे हैं फोकलोर। फोकलोर यानी कि ऐसी कोई भी कहानियां, ऐसी कोई भी पोम्स, जो हम कहते हैं ना हमारी दादी नानी की कहानियों से हमें पता चलता है कि उस वक्त कैसा कल्चर था, वही सब फोकलोर्स में आते हैं। आगे दिया गया रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स। रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि अगर उस वक्त जिस तरीके का रेवेन्यू सिस्टम था, कैसा टैक्सेशन था, यानी कि जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे फार्मर्स के ऊपर ऑन द लैंड, तो उसके रिटर्न अगर कोई स्क्रिप्ट्स मिल गई या आप कह सकते हो रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम कितना पुराना है, किन किन जगहों पे लगाया गया था। तो वो सब की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। अगला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, कोई भी ऐसा पास्ट का रिमेन, पुरानी कोई भी ऐसी चीज जो हमको खुदाई के वक्त मिल गई हो, कोई ऐसा मॉन्यूमेंट जो पुराने समय का हो, कोई ऐसे आर्टिफैक्ट, कोई भी ऐसी आर्टिस्टिक चीज जो हमें पुराने समय से लिंक करती है, वही क्या होती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसमें मॉन्यूमेंट्स आ सकते हैं, आर्किटेक्चरल कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, डिगिंग के वक्त, एक्सकवेशन के वक्त, खुदाई के वक्त मिली हुई कोई चीज हो सकती है, आर्टिफैक्ट्स हो सकता है। और फिर उनका क्या किया जाता है, साइंटिफिक एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं कार्बन 14 डेटिंग की जाती है। फॉसिल फ्यूल्स का पता लगाया जाता है कि किस तरह पुरानी, अगर आपको कोई बोन्स मिल गई, किसी का स्केलेटन मिल गया, है ना, तो हम पता लगा सकते हैं कि कितने साल पुराना है। फिर उस पर साइंटिफिक रिसर्च की जाती है। तो ये सभी की सभी चीजें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अनअर्थिंग द पास्ट सोर्सेज ऑफ सोशल साइंस। आपको आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ इमेजेस देखने को मिलेंगी। वेरियस सोर्सेज के बारे में उन्होंने एक इमेज के थ्रू समझाया हुआ है कि लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं,
एक एग्जाम्पल दिया गया है, समवेदा के टाइम लिखा गया कोई एक मैन्युस्क्रिप्ट। दूसरा आपको दिया गया है पाम लीफ के ऊपर लिखा हुआ कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट जो कि तमिलनाडु के एंशियंट टेक्स्ट को दिखाता है, तिरुकुरल में मिला ये। और समवेदा का मैन्युस्क्रिप्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? न्यू दिल्ली के म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। आगे देखिए, रिलीजियस टेक्स्ट, कुछ भी रिलीजन के बारे में लिखी हुई कोई चीज, या फिर आप कह सकते हैं किसी राजा का कोई ऑर्डर, या फिर टाइम टू टाइम जो चीजें चली आ रही हैं, वह ना आप ही कह सकते हैं पूरी टाइमलाइन की जो चीजें हैं वो लिखी हुई हैं, या फिर किसी के थॉट्स लिखे हुए हैं, किसी की मान्यताएं लिखी हुई हैं, और डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस अगर लोगों के लिखे हुए हैं, वो सभी चीजें किस में आएंगी? लिटरेरी सोर्सेस, लिखी हुई कोई भी चीजें। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या चीजें आएंगी? ऐसी फिजिकल रिमेन्स, ऐसी कोई भी टुकड़े, ऐसी कोई भी चीजें जो हमको खुदाई के वक्त मिले, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जैसे पहला टेराकोटा फिगरिन दिया गया है जो कि लिखा है सिंधु सरस्वती। ये क्या है? ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त इनको एक टेराकोटा की बनी हुई एक फिगर मिला था, तो खुदाई के वक्त उसकी फोटो दी गई है। विष्णु स्कल्पचर दिया गया है, ये लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति है जो खुदाई के वक्त मिली 12th CE का, है ना, बहुत ही पुराना, काफी सदियों पुरानी मूर्ति है। आर्टिफैक्ट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, पॉटरी है, तो इससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि इतने पुराने लोग भी कहीं ना कहीं रिलीजन में विश्वास रखते थे। गॉड्स एंड गॉडेसेस को उस वक्त भी पूजा की जाती थी। तो हमें पता चलता है कि कितने पुराने समय से इंसान जो है वो भगवान की पूजा कर रहा है। पॉटरी के थ्रू हमको कोई भी चीज मिल सकती है, या फिर हम कह रहे हैं डेली लाइफ का कोई भी एविडेंस है, आर्ट है, कोई भी टेक्नोलॉजी की चीजें पता लगती हैं। क्योंकि मान लो कोई मूर्ति बनी हुई है और वो मूर्ति किस तरीके का डिजाइन है, तो ये पता चल रहा है ना कि ऐसी कौन सी उस वक्त टूल्स थी, ऐसे कौन से वेपन्स थे उस वक्त जो हथियार के लिए यूज में लेते थे लोग, या फिर कोई भी टूल्स किसी पेंटिंग या आप ये कह सकते हैं कोई स्कल्पचर को बनाने के लिए काम में लेते थे। कोई युद्ध हुआ हो उस वक्त, है ना, उसकी कोई भी आपको मिल गया, कोई धनुष मिल गया, है ना, कोई बाण मिल गई, तो आपको पता चल जाएगा कैसे वेपन्स हुआ करते थे। तो ये सब चीजें कैसे मिली है? एक्सकवेशन या खुदाई के वक्त। आगे देखिए, एपिग्राफिक सोर्सेज। एपिग्राफिक सोर्सेज क्या होते हैं? किसी भी पत्थर पे अगर कोई भी चीज लिखी हुई मिल जाए, या फिर आप कहेंगे कॉपर प्लेट, मेटल्स के ऊपर लिखी हुई कोई चीज मिले, ये क्या होते हैं? राइटिंग्स ऑन स्टोन या मेटल, या फिर आप कह सकते हो किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी हुई चीजें मिल जाए। इस पे क्या लिखे जाते थे? रॉयल प्रोक्लेमेशन, यानी कि राजा ने जो आदेश दे दिए प्रजा को कि आपको आज से ये रूल मानना होगा, वो इस पे लिख दिया जाता था, स्टोन पे या फिर मेटल के किसी भी चीज पे। तो ये सब हम देखते हैं एपिग्राफिक सोर्सेज में। लैंड ग्रांट्स, कि किसको कौन सी जमीन हिस्से में आएगी, कौन से फार्मर के हक के अंदर वो एक जगह आएगी, है ना, किस फार्मर की कौन सी लैंड है, वो सब लिखा जाता था स्टोन पे। प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवेंट्स एंड डेट्स, डायरेक्ट सीधा सीधा सबूत हमें मिल जाता था कि किस दिन ये लिखी गई थी, क्योंकि डेट वाइज या आप कह सकते हो कौन सा इवेंट कब हुआ था वो एग्जैक्टली उस पर लिख दिया जाता था, जिससे हमें पता चल सकता है कि पुराने समय में क्या क्या चीजें हुई। न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है कि सिक्कों के ऊपर या तो किसी राजा की फोटो हो, या कोई भी ऐसी पेंटिंग, या आप कह सकते एनग्रेव की हुई चीजें, है ना, उसके ऊपर जड़ी हुई कोई भी चीजें, जिससे ही पता चल रहा है कि उस वक्त का ट्रेड कैसा था, है ना, किस तरह लोग मार्केट्स में कैसे सिक्के यूज में लेते थे। और ये पता चलता है कि कौन से राजा के शासन के अंडर में वो सिक्के बने, तो ये चीजें हम जान सकते हैं। एंशिएंट एंड मिडिवल करेंसी, ये पता चलता है कि ये करेंसी कितने साल पुरानी है। इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रेड की, ये पता चलता है कि उस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी किसी भी कंट्री की, और रूलर्स कौन थे वहां के, कौन सा शासक था वो पता चलता है। रिफ्लेक्ट आर्टिस्टिक स्किल एंड मेटलर्जी, ये भी समझाता है कि उस वक्त लोगों के अंदर कितनी अच्छी स्किल्स थी कि उन्होंने सिक्के के ऊपर इतना अच्छा, आप ये कह सकते हैं, रूलर की फोटो बना दी है। तो उनके आर्टिस्टिक स्किल्स के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं इन सोर्सेज के थ्रू। तो हमने ये हिस्ट्री के सारे सोर्सेज पढ़े। आगे देखते हैं हम इस नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि क्या दिया गया है। एक्सप्लोरिंग पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस को एक्सप्लोर करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आके हमको पढ़ना क्या है। देखिए, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, होता क्या है पॉलिटिकल साइंस में? बेसिकली हमको क्या पढ़ना होता है? स्टडी ऑफ गवर्नेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, के किस तरह गवर्नमेंट काम करती है, किस तरह जो पावर है वो अलग अलग हाथों में बटी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, तो वो पढ़ते हैं हम। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि कौन लॉ बनाता है, कौन ऐसा इंसान है या कौन सी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जो लॉ बनाती है,
वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, कि कोई भी रूल, कोई भी नियम कैसे लागू होगा, वो हम इसमें पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह कोई भी देश का संविधान बना, है ना, या फिर कैसी उस जगह की स्टेट्स हैं, कैसे गवर्नमेंट्स रन करती हैं, वो सब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। अब हमें ये पता लग रहा है, इसके अंदर एनसीईआरटी के एक टेक्स्ट में लिखा गया है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो अभी नहीं आई है मॉडर्न इंडिया में, बल्कि पॉलिटिकल थॉट तो एंशियंट इंडिया में भी था, यानी कि पुराने समय से लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि रूटेड इन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस, की पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं इंडिया की जड़ों के अंदर समाया हुआ है। पॉलिटिक्स जो है, उस वक्त पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन रूल तो चलता था, गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था, लेकिन राजा को भी और प्रजा को भी अलग अलग अधिकार, अलग अलग कर्तव्य होते थे। जैसे कि हम कह रहे हैं धर्म, हम कहते थे कि अगर लोगों को कोई भी उनकी फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको आज हम कहते हैं, उस समय कहा जाता था कि ये धर्म है आपका, आपको ये करना होगा। अर्थ, अर्थ जैसे कि मान लो कोई भी फार्मर है, कुछ भी इनकम लेकर आ रहा है अपने क्रॉप्स को ग्रो करके, तो ये कहा जाता था कि उसकी जो इनकम है वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, यानी कि कंट्री के इकोनॉमिक्स को बढ़ाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी। नेक्स्ट है राजधर्म। राजधर्म यानी कि अगर कोई भी रूलर है, उसके क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज है टुवर्ड्स द पीपल, कि उसको लोगों को वेलफेयर देना है, किस तरह उसको कंट्री को रन करना है, वो सब उसका किसी भी रूलर का क्या कहलाता था, राजधर्म। फिर हमें ये सब चीजों के बारे में पता कैसे चला, अर्ली टेक्स्ट से, पुरानी लिखी हुई चीजों से। क्या क्या थी वो, वेद उपनिषद पुराण, वेद उपनिषद पुराण पुराने लिखी हुई कुछ टेक्स्ट हैं। उसमें क्या लिखा गया है, जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, यानी कि अधिकार के बारे में। एपिक वर्क्स, एपिक वर्क्स यानी कि उस वक्त लिखी गई कुछ चीजें, किया हो गया कुछ बेस्ट वर्क, है ना, बेस्ट राइटिंग्स, जैसे कि महाभारत, शुक्र नीति, उनके अंदर भी पॉलिटिक्स सिस्टम के बारे में बताया गया है कि किस तरह उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। नेक्स्ट हमको दिया गया है फाउंडेशनल टेक्स्ट। फाउंडेशनल टेक्स्ट क्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को समझाया। कौटिल्य ने 2300 साल पहले एक टेक्स्ट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता था एक कंट्री का। नेक्स्ट देखिए हॉलिस्टिक अप्रोच। हमें कहा गया है कि इस टेक्स्ट बुक में आप जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे वो आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करेगा, यानी कि एंटायर इन डेप्थ डीप अप्रोच आपको प्रोवाइड करेगा। इंडियन थॉट लिंक्स पॉलिटिक्स टू ब्रॉडर लाइफ। कहा गया कि इंडिया के थॉट्स ने ही आज के समय की पॉलिटिक्स को इस मुकाम पर पहुंचाया है। पावर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट अ प्रिविलेज। ऐसे मानते थे उस वक्त कि अगर किसी को कोई पावर दे दी गई रूलर को, तो वो उसके लिए एज अ प्रिविलेज नहीं है, यानी कि उसके लिए ये एक एडवांटेज की चीज नहीं है कि वो मिसयूज कर सकता है अपने पावर की, वो चाहे जैसे कर सकता है, नहीं, बल्कि वो पावर उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दी गई है, एक जिम्मेदारी की तरह दी गई है, ताकि लोगों के वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाए। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमको दिया गया है कंटेम्पररी कंसेप्ट्स इन फ्यूचर। कंटेम्पररी कंसेप्ट क्या है, कि क्या पॉलिटिकल साइंस फ्यूचर में हमें किस चीज के बारे में इन डेप्थ पढ़ाएगा, यानी कि ग्रेड 10 में आप क्या क्या अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहला तो आप डेमोक्रेसी इलेक्शंस, उसका एक रफ आइडिया तो आप क्लास 9 टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, बाकी का आप पढ़ेंगे 10th की टेक्स्ट बुक में। अथॉरिटी के बारे में, सिविल सोसाइटी की किस तरह सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं किसी भी सोसाइटी का, गवर्नमेंट सिस्टम कैसा होता है, पब्लिक पॉलिसी यानी कि लोगों के लिए क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है वो हम इसमें पढ़ते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी के लिए नेशन की क्या क्या ऐसी पॉलिसीज बनाई गई है और उसके क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज। ये बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंस में इस चीज को ध्यान रख के बनाया गया है गवर्नमेंट सिस्टम इंडिया में, कि ऐसा नहीं है सिर्फ सेंटर या स्टेट ही अपना पावर सभी पे एक्सरसाइज करेगा और लोकल लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी वॉइस को रेज करने का हक ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इसलिए इसने अपने ग्रास रूट्स, अपनी नींव, अपनी जड़ें कहाँ तक फैलाई हैं, लोकल गवर्नमेंट तक। वो ये कहते हैं कि पंचायती राज सिस्टम बना दिया गया है, जिसमें
ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का ठीक तरह से ध्यान रखा जाता है। गिव सिटीजन्स अ वॉइस इन लोकल प्लानिंग, लोगों को अपना आवाज उठाने की आप ये कह सकते हैं हक दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, ताकि वो भी लॉ मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में अपना आप ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकें। अ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन विद एंशियंट रूट्स, तो कहा गया है कि आज के समय में जो पॉलिटिक्स है वो एक भले ही एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बन चुका है कि उसके वेरियस क्राइटेरियाज हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन इसके जो रूट्स हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो एंशियंट इंडिया में बसी हुई है। तो इसी में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिसोर्सेज टू डेवलपमेंट, हमें समझना होगा कि इकोनॉमिक्स होती ही क्या है और रिसोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताया कि ऐसी चीजें जिनको यूज करके आप अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो रिसोर्स होते हैं। जैसे कि हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वाटर हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। तो हम कह रहे हैं रिसोर्स से किस तरह हम डेवलपमेंट की ओर मूव ऑन कर सकते हैं, किस तरह देश का विकास होगा इन रिसोर्सेज को यूज करके, ये सब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पहला है यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स। आपको अगर कोई भी अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी रिसोर्स को काम में लेना है, तो उसका यूज कैसे करना है, लिमिटेड यूज करना है, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उन रिसोर्सेज को बचा कर रख सकें। नेक्स्ट है प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह फार्मर्स ने मान लो कुछ भी प्रोड्यूस किया है ना, कोई क्रॉप प्रोड्यूस की, तो वो तो आ गया प्रोडक्शन में। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह उसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी, प्रोसेसिंग की जाएगी और उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। जब उन दोनों चीजों को मतलब कि रॉ मटेरियल को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, तो अब वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल के लिए कैसे आएगा। ऐसा कौन सा सेक्टर है जो इन दोनों सेक्टर्स को लिंक करता है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी को लिंक करने वाला ऐसा कौन सा सेक्टर है। हम बात कर रहे हैं टर्शियरी सेक्टर की, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बैंकिंग। तो ये हेल्प करते हैं हमारे ट्रेड में। हम कह रहे हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, कि इकोनॉमी के अंदर कौन ऐसा पर्सन है जो डिसाइड करता है कि ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिनको हमें फॉलो करना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहता ये गवर्न करना कि क्या लॉज बनेंगे कंज्यूमर राइट्स के और कैसे फॉलो होंगे, बल्कि वो सभी के अंडर में रहता है। जैसे कि कंज्यूमर के भी उसके अंदर राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, प्रोड्यूसर्स के भी, और गवर्नमेंट भी ये चेक करती है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल आप ये कह सकते हैं एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं, कि ये दोनों के बीच में कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं आ रहे। ये चीज कौन गवर्न करता है, गवर्नमेंट। कंज्यूमर्स डिसाइड व्हाट टू बाय, कंज्यूमर्स ये देखते हैं कि हमें क्या खरीदना है। उस बेस पे प्रोड्यूसर्स ये डिसाइड करते हैं कि कितना और उन्हें प्रोड्यूस करना होगा, ताकि सभी की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके। आगे दिया गया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो फ्रेम करती है कुछ ऐसी पॉलिसीज जो मेक श्योर करती हैं कि कंट्री का ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी बनी रहे और इक्विटी भी हो, यानी कि फेयरनेस हो। मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कंज्यूमर तक वो ठीक से पहुंच भी रहे हैं या नहीं। तो ये सभी चीजों को गवर्न कौन करता है, गवर्नमेंट की दी गई पॉलिसीज। नेक्स्ट हम अगर बात करें इकोनॉमिक्स के अंदर, हमें पढ़ना होता है इंडिया इकोनॉमिक जर्नी। हम पढ़ते हैं इंडिया की इकोनॉमी की जर्नी। हम ये कह रहे हैं कि अभी जो हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं वो अभी का टॉपिक नहीं है, बल्कि इंडिया बहुत लंबे समय से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें इंडिया में हुआ करता था। यानी कि इंडिया पहले से ही बहुत रिच और वास्ट कंट्री रही है, उसके काफी ज्यादा ट्रेड कनेक्शंस रहे हैं आसपास की कंट्रीज के साथ। इसमें हमें दिया गया है पहला एंशिएंट लीडिंग इकोनॉमी मैरीटाइम ट्रेड। तो इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट या फिर आप कह सकते हो एंशिएंट इकोनॉमी के पार्ट है। हम ये कहते हैं कि इंडिया में काफी ज्यादा मैरीटाइम ट्रेड हुआ करता था, यानी कि ओशियन से रिलेटेड ट्रेड, फिशिंग और ये सब ऑक्यूपेशंस इंडिया में किए जाते थे। तो ट्रेड बहुत अच्छा था इंडिया का। कॉलोनियल रूल आ गया। अचानक क्या हुआ, थोड़े समय बाद जब इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी,
अचानक से इंडिया पे कॉलोनियल रूल आ गया, यानी कि दूसरी कंट्रीज आकर इंडिया को रूल करने लगी। इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम उन्होंने अपने हैंड्स में ले लिया। तो फिर क्या देखने को मिला? डिस्ट्रप्शन हो गया इकोनॉमी का, अचानक से तहस नहस हो गई इकोनॉमी, पोवर्टी आ गई, गरीबी छा गई सभी जगह, फेमाइन हो गया, अकाल पड़ गया, भूख मतलब कि भूख को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों के लिए खाना ही नहीं था ताकि वो 2 टाइम का मील भी ले सके। डिक्लाइन हो गया क्या? वहां का इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा इंडिया का इकोनॉमी बिल्कुल जो ग्राफ है एकदम से डिक्लाइन में चला गया कॉलोनियल रूल के आते ही। फिर हमने क्या किया? जैसे ही कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो नेशन को वापस से रीबिल्ड किया। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमको आज भी देखने को मिल रहा है कि इंडिया में लगातार विकास चल रहे हैं अभी भी, और हम क्या चाह रहे हैं कि इकोनॉमी वाइज हम इंडिया को बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री बनाना चाह रहे हैं। आगे देखें तो रीसेंट अचीवमेंट अगर हम देखते हैं इंडिया की, वो क्या है कि इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया है, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश हो गई है ताकि लोगों को उससे अच्छे बेनिफिट्स मिल सके। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से इंडिया में फैल गया है, अब सभी लोगों को एक्सेस है एजुकेशन का, है ना। सभी लोग हर कोई भी सोर्स से एजुकेशन को ग्रास्प कर सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम सुधर गया है इंडिया का, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है इंडिया में, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हमें देखने को मिलते हैं कंप्यूटर साइंस और एआई के फील्ड में। नेक्स्ट है रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो पॉवर्टी जो है वो कैसी हो गई? कम। कब हुई कम? जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए। तो जो पॉवर्टी पहले इंडिया में आई थी वो धीरे धीरे कम हो गई। राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे जैसे रिसोर्सेज इंप्रूव हुए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, एजुकेशन बढ़ा, तो इंडिया के लोग जो हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगी। जैसे लोग पहले फेमाइन से, पॉवर्टी से मर रहे थे, धीरे धीरे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को गेन करने लग गए। सेंट्रल गोल्स और चैलेंजेस क्या है हमारी इकोनॉमी के, कि क्या उनका मेन स्ट्रैटेजी है, क्या फोकस का पॉइंट है उनका? यही कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो चाह रहे हैं कंट्री की इकोनॉमी कैसी हो जाए, डेवलप हो जाए। यूज रिसोर्सेज वाइजली एंड फेयरली। इकोनॉमी ये चाहती है, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह लोग जो हैं रिसोर्सेज का फेयर यूज करें ताकि वो रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रह सके। नेक्स्ट है इंश्योर बेनिफिट्स रीच ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक्स ये मेक श्योर करता है सोशल साइंस में कि जो भी बेनिफिट है वो सोसाइटी के सभी सेक्शंस को मिले। ऐसा नहीं है कोई डोमिनेंट ग्रुप को ही सारे के सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर कोई भी एडवांटेजेस नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि वेलफेयर जो है वो सभी सेक्शंस का हो सोसाइटी के अंदर। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस। तो अब मुद्दा ये उठता है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें सोशल साइंस को पढ़ना क्यों है। पहला पॉइंट हम देखें कि अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ये हमें ये बताता है कि हमें सोसाइटी को समझना है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करना है ताकि इंटरकनेक्टेडनेस आती जाए और उससे क्या हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो कंट्री का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। एनालाइज सोसाइटियल स्ट्रक्चर्स। सोसाइटी के अलग अलग सिनेरियोस को क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, उन पे काम करना होगा। अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। इंडिया जो एक डाइवर्स नेशन है उसमें हमारे पास क्या है, डाइवर्सिटी है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए अप्रिशिएट करना है डाइवर्सिटी को। ये देखना है कि सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं ऑन दिस यूनिवर्स एज अ वन ग्रुप, एज अ वन कम्युनिटी रहे। तो ये सब चीजें हमें कौन सिखाती है, सोशल साइंस। अंडरस्टैंड कम्युनिटी डायनेमिक्स। हमें ये समझ में आता है कि कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और किस तरीके से लोग रहें ताकि कोऑपरेशन आपस में बना रहे और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो लोगों के बीच में। तो ये सब चीजें हमें सोसाइटी की किससे सीखने को मिलती है, सोशल साइंस के थ्रू। बिकमिंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन। सोशल साइंस हमें ये सिखाता है कि किस तरह एक सिटीजन जो है कंट्री का वो इन्फॉर्म्ड बन पाता है, यानी कि किस तरह आप एक जिम्मेदार समझदार नागरिक बन सकते हैं इंडिया के, वो भी हमें सोशल साइंस सिखाता है। नो राइट्स एंड ड्यूटीज, ताकि हमें ये पता चल सके कि एज ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या हमको क्या अधिकार मिले हुए हैं और हमारे क्या कर्तव्य हैं हमारे देश के प्रति। ये सब हम जान पाएंगे अगर हम सोशल साइंस को पढ़ेंगे।
अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिस्टम, हम ये समझ पाते हैं कि कंट्री का पॉलिटिक्स कैसे रन करता है, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, हम लॉ मेकिंग प्रोसेस में, डेमोक्रेसी में, इलेक्शंस लड़ने में हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम समझ सकते हैं सोशल साइंस के थ्रू। मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, और जिम्मेदार नागरिक की तरह हम किस तरह डिसीजंस लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके, ये भी हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में। आगे अगर हम देखें तो हमें दिया गया है पर्सनल ग्रोथ एंड लाइफ स्किल्स। सोशल साइंस सिर्फ और सिर्फ हमें सोसाइटी के बारे में ही नहीं समझाती, बल्कि हमें ये भी बताती है कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे स्किल्स को भी एनहांस करती है। एनहांस कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन एनहांस करती है। मान लो कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं, आपस में अगर वो नॉलेज को पास ऑन ही नहीं करेंगे, मूव ही नहीं करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे आपस में, तो फिर वो अपने न्यू पॉलिसीज या न्यू रूल्स कैसे बना पाएंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कह रहे हैं एनहांस करता है वो कम्युनिकेशन को। सोशल साइंस लोगों की एनहांस हो जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके अंदर क्या आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है कि किस तरह किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। डेवलप एम्पैथी एंड टॉलरेंस, और लोग आपस में भाईचारा बना लेते हैं और ये डेवलप कर लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किए बिना किस तरह हम बातों को एक साथ बैठकर समझकर उसका हल निकाल सकते हैं। तो ये चीजें भी हम इससे सीखते हैं। अगला है बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस, हमें सोशल साइंस सिखाता है कि हमें सेल्फ अवेयर कैसे बनना है, हमें जागरूक आप ये कह सकते हैं सिटीजन कैसे बनना है किसी भी देश का, ये हमें सोशल साइंस सिखाता है। आगे हमें दिया गया है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये हमें सिखाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है, कैसे चीजों को एनालाइज करना है। इवैल्यूएट एविडेंस, एविडेंसेस को हमको क्या करना है, ग्रास्प करना है। जैसे हमने पढ़ा था हिस्ट्री में, हम अलग अलग एविडेंसेस को लेकर चलते थे और फिर चीजों को समझते थे। तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे एविडेंस को, क्वेश्चन अजम्पशंस, जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं उनका आंसर देके हम अजम्पशंस लगाकर ये रिसर्च कर सकते हैं कि कोई भी पास्ट का इवेंट या फिर प्रेजेंट में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम देखें फॉर्मुलेट इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस, हमें ये बताता है सोशल साइंस कि किस तरह एज अ इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ अ कंट्री हम अपने ओपिनियन लोगों के सामने रख सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हम भी कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं कंट्री में, है ना, हम भी लॉ मेकिंग के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें सोशल साइंस को क्यों पढ़ना है, गेनिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, कि सोशल साइंस को पढ़ के हम हमारे आसपास के कंट्रीज से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, इंडिया की एक ग्लोबल आइडेंटिटी डेवलप हो पा रही है ना। किस तरह से कि स्टडी करते हैं हम डाइवर्स कल्चर्स को, आसपास के एरियाज के अलग अलग कल्चर्स को हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। अंडरस्टैंड ग्लोबल इश्यूज को ठीक से समझ पाते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी या क्लाइमेट के बारे में या ग्लोबल वार्मिंग के कोई भी इश्यूज के बारे में, वो सब स्टडी हम किसके अंडर में करते हैं, सोशल साइंस के अंडर में। नेक्स्ट है अप्रिशिएट इंटरडिपेंडेंस, और फिर हम किसको अप्रिशिएट करते हैं, किसको सराहना करते हैं, हम हमारे इंटरडिपेंडेंसीज को, कि हम किस तरह एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। दूसरा लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, और फिर जब हम अलग अलग एरिया से कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी ठीक से हम ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को समझ जाते हैं, तो फिर हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो यही कारण है कि हमें सोशल साइंस को क्यों पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस, कि हमने सोशल साइंस को समझ तो लिया है, तो फ्यूचर में सोशल साइंस हमारी क्या क्या मदद करने वाला है। देखिए व्हाट इज सोशल साइंस, इसके अंदर भी हमको एक आप ये कह सकते हैं रफ आइडिया दिया गया कि सोशल साइंस है क्या। स्टडी है सोसाइटी की, ह्यूमन बिहेवियर की, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये सब पढ़ते हैं और हम हमारे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि सोशल इश्यूज क्या हैं, आजकल क्या सोशल इश्यूज हैं, ऐसे कौन से सोसाइटी में इश्यूज रेज हो रहे हैं जिसके कारण सोशल साइंस जो है एक तरीके से फ्यूचर में भी पढ़ने का सब्जेक्ट बन गया है। दूसरा है रैपिड अर्बनाइजेशन, जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा है, जो टाउन्स हैं वो सिटीज में बदल रहे हैं, है ना।
उनके अंदर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आ रहा है, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ रही है तो उनको हमको स्टडी करना बहुत जरूरी है फ्यूचर में। माइग्रेशन की कैसी माइग्रेशन एक्टिविटीज हैं, कैसे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है, या क्या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन को पढ़ते हैं, है ना, आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। सोशल इनइक्वालिटी जो भी हमको समाज में देखने को मिलती है, इनइक्वालिटीज, है ना, कि एक सोसाइटी का सेक्शन है वो डोमिनेंट ग्रुप किस तरह है, एक दूसरी सोसाइटी उसको क्या फेस करने पड़ रहे हैं चैलेंजेस, वो सब हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। और जस्टिस किस तरह उन ऐसी सोसाइटी के पार्ट्स जिनको उनके वेलफेयर नहीं हो पा रहा है, या फिर हम कह रहे हैं राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको जस्टिस कैसे मिलेगा, वो सब हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको दिया गया है इवोल्यूशन ऑफ सोशल साइंस, की सोशल साइंस कैसे कैसे इवॉल्व हुई है। सोशल साइंस ने पास्ट के ट्रेडिशनल मेथड्स को और जो लिमिटेड डाटा था, जो पास्ट के कुछ ऐसे सोर्सेज जो हमें मिले थे, उनको स्टडी करके प्रेजेंट में स्टैटिस्टिक्स को यूज करके, है ना, डाटा को यूज में करके, डाटा को ठीक से एनालाइज करके, सर्वे करके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज में लिया है। यानी कि कैसा अप्रोच, कि 4 अलग अलग डिसिप्लिन्स को स्टडी करके उन्होंने प्रेजेंट टाइम में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी की एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट सिचुएशन को, सिनेरियो को समझा है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं फ्यूचर क्या है इसका। इसका यही फ्यूचर है कि इतना सारा डाटा जब हमारे पास आ चुका है, इतने एडवांस हमारे पास जब टेक्निक्स हो गई हैं, इतने सारे हमने जब रिसर्चेस कर ली हैं, तब हम धीरे धीरे हमारी सोसाइटी को इन डेप्थ समझने की कैपेबिलिटी अपने अंदर क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करता है सोशल साइंस हमें आने वाले टाइम के लिए और ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स, या फिर आप कह सकते हैं हमारे स्किल्स को एनहांस करता है, हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिसिस की पावर को जनरेट करता है, डाटा लिटरेसी की, हम डाटा को, अलग अलग डाटा को कैप्चर करके या फिर हम अलग अलग सोर्सेज से डाटा को इनकलकेट करके हमारे प्रेजेंट लाइफ में स्टडी कर पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं, रिसर्च स्किल्स हमारी डेवलप होती हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी कि हमारे अर्थ को हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं कि क्या क्या ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा, जिनके लिए कुछ नए स्टेप्स लेने होंगे, वो हम इसमें पढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर कॉम्प्लेक्स इश्यूज, और फिर हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी है ताकि ग्लोबल इश्यूज को हम सॉर्ट आउट कर सकें। नेक्स्ट हम कह रहे हैं इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या इम्पैक्ट है सोशल साइंस का हमारी सोसाइटी पे और क्या जिम्मेदारियां हैं हमारी। इसमें हम देखते हैं इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप, कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। सोशल साइंस को पढ़ने का ये प्रभाव हुआ कि हमारी जो सिटीजनशिप है, वो जितने भी हम लोग हैं वो एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन या फिर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में डेवलप हो गए हैं। शेपिंग पब्लिक पॉलिसी, और ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको मोल्ड करने का, ताकि हम अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करके उनके नीड्स को उनसे इंक्वायर कर रहे हैं, है ना, और उन्हीं सभी चीजों के लिए एक्यूमुलेट करके हम एक ऐसी नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिससे सभी का वेलफेयर, प्रमोटिंग सोशल हार्मनी। और फिर हम इतने डाइवर्स कल्चर में रहते हुए क्या डेवलप करना सीख पा रहे हैं, हार्मनी का डेवलपमेंट, है ना, भाईचारे के साथ कैसे रहना है, ब्रदरहुड के साथ कैसे रहना है, हम ये सब सीख पा रहे हैं किसके थ्रू, सोशल साइंस के थ्रू। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज में लेकर हम किस तरह फ्यूचर नीड्स के लिए भी अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, वो सब हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ पा रहे हैं। तो ये सभी एस्पेक्ट्स हैं जो फ्यूचर बनेंगे कहीं ना कहीं सोशल साइंस के, और फ्यूचर में सोशल साइंस की क्या क्या जरूरतें हैं वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। आगे देखिए, एक आपको लास्ट टॉपिक ऐसे दिया गया है कि आपको क्लास 9th की जर्नी में और 10th ग्रेड जर्नी में आपको ऐसा क्या क्या सोशल साइंस की न्यू टेक्स्ट बुक में पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने आपके लिए सिंपल करने के लिए इसको एक वेब की फॉर्म में आपको दिखाया है। देखो, हम ये कह रहे हैं कि हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 9 से, तो ग्रेड 9 में आपको क्या करना है, सोशल साइंस का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ना है, यानी कि 4 डिफरेंट डिसिप्लिन्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। लेकिन इन सभी को एज डिफरेंट सब्जेक्ट ना ट्रीट करके आपको एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे उनको इंटरकनेक्ट करके आपको पढ़ना है। ये आपको चारों डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे।
इससे आपका क्या होगा, बिल्डिंग होगी क्रिटिकल थिंकिंग, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग दे पाएंगे, ये सब आप डेवलप कर पाएंगे। तो ग्रेड 9 के जो रोड पे आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या डिस्कवर करेंगे, हिस्ट्री को डिस्कवर करेंगे, देन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और फिर आप कंपेयर कर पाएंगे इन सभी कनेक्शंस को, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप हिस्ट्री को मोर देन मेमोराइजिंग डेट्स एंड डेफिनेशंस जान पाएंगे। कि अब तक हम क्या करते थे, हिस्ट्री को ऐसे ट्रीट करते थे कि हमको क्या करना है, इसमें तो बस इंपॉर्टेंट इवेंट्स की डेट्स लर्न करनी है, जो डेफिनेशंस दी गई है सिर्फ वही लर्न करनी है। नहीं, ये वहीं तक सीमित नहीं है ये सब्जेक्ट, बल्कि हमें ये सारे अप्रोचेस को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। धीरे धीरे हमको इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आगे देखिए, जब हम ये सब सीख जाएंगे तो हम पॉलिटिकल साइंस को भी एनवायरनमेंट से रिलेट कर पाएंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेट कर पाएंगे, हम हमारी सोशल साइंस को। फिर हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे हमारे सोसाइटी में वेरियस इंटरडिपेंडेंसीज को, है ना। उसके बाद ये जो सोशल साइंस की बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें ओनली आप ही कह सकते हैं मेमोराइज नहीं करवा रही है, बल्कि एक विंडो ओपन कर रही है इनटू द वर्ल्ड। एक ऐसे वर्ल्ड की तरफ आपको लेकर जा रही है ये विंडो, जो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना देगी, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। फिर जैसे ही आप ग्रेड 10 में पहुंच जाएंगे तो आप यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या कंटेम्पररी चैलेंजेस है, क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस है जो आपको पढ़ने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद हम देख पाएंगे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव की जा सकती है, सोशल डाइवर्सिटी की, सोसाइटी में क्या क्या डाइवर्सिटीज हमको देखने को मिलती है, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसी टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्शंस आजकल हमारी इंडिया ने, कंट्री ने डेवलप कर ली है विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वो हम पढ़ेंगे। और फिर ऐसे कौन से स्किल्स डेवलप होंगे हमारे, हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे हमारे थॉट्स पे, इंटरडिपेंडेंट हम थिंकिंग कर पाएंगे, इंटरडिपेंडेंट वे में हम ये देख पाएंगे कि कैसे हम लोग कनेक्टेड हैं, और फिर हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप कर पाएंगे। हम आपस में एम्पैथी रख पाएंगे एक दूसरे में, आप ही कह सकते हैं ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे, कनेक्शंस बिल्डअप कर पाएंगे, और तब जाके हम प्रॉपरली ये कह सकते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे इंडिया के और वर्ल्ड के। तो हमने बिल्कुल इजी वे में इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनल अगर हम समरी लेकर चलें तो हमारे पास क्या था इस चैप्टर में। एक तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जो कि पास्ट को शेप करता है ना। पास्ट क्या शेप करता है, हमारे प्रेजेंट को। हमें देख रहे हैं कि हिस्ट्री के अंदर जो हम पास्ट को पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट डे को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें हम इवेंट्स को पढ़ते हैं, टाइमलाइंस को पढ़ते हैं और अलग अलग सोर्सेस को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम हमारे एनवायरनमेंट को और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है ह्यूमन के जियोग्राफी लोकेशन को, है ना, माइग्रेशन को किस तरह इफेक्ट करता है, और किस तरह हम रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कि इसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम, फोर्थ डिसिप्लिन हमारा है। अंडरस्टैंडिंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, मैंने आपको बताया था अलग अलग एक्टिविटीज में लोग एंगेज्ड हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये सब हम इकोनॉमिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। पॉवर्टी को कैसे फेस करना है, क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो हमको कंट्री में करने हैं ताकि पॉवर्टी जो है पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं रिमूव कर सकें, या फिर ऐसे कौन कौन से डेवलपमेंट हैं जो कंट्री को रिक्वायर्ड है, ये सब हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम पढ़ते हैं कंटेम्पररी इंडिया एंड ग्लोबल इश्यूज। फिर हम ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात करते हैं कि हमारे वर्ल्ड को एज अ होल क्या क्या ऐसे इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं, और फिर हम कनेक्ट कर पाते हैं हमारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट इवेंट से, और ग्लोबल कनेक्शंस को बिल्डअप कर पाते हैं, हमारे ट्रेड को इम्प्रूव कर पाते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा, है ना, कि किस तरह हमको एनवायरमेंट के चैलेंजेस को फेस करके रिसोर्सेज को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, और फ्यूचर जनरेशंस के रिक्वायरमेंट्स को भी सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर हम ये सभी अप्रोचेस को हमारी लाइफ में इनकलकेट करेंगे तो हम सिटीजनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी, यानी कि हम अवेयर हो जाएंगे अबाउट आवर राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ जाएंगी, और हम एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे करना है लॉ मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, ये सब हम सीख पाएंगे।
तो ये सब, अब हम ये बात कर रहे हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो कैसे होता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कौन सा होता है जो हमें पूरी जर्नी के बाद ग्रास्प कर पाएंगे, वो है एम्पावर्ड विद नॉलेज, वैल्यूज एंड स्किल्स, कि एक ऐसा पर्सन जिसने गेन करी हो नॉलेज को, अलग अलग वैल्यूज को उसने अपने अंदर इनकलकेट किया हो और न्यू स्किल्स को डेवलप किया हो, वही एक रिस्पॉन्सिबल या फिर हम कह सकते हैं गुड सिटीजन है कंट्री का। तो ये हमारी समरी हो गई इस चैप्टर की। इसके बाद हम देखते हैं कि चैप्टर में कुछ कुछ जगह ऐसी डेफिनेशंस या फिर आप कह सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए थे जिसके बारे में आपसे डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आप एक बार इसको गो थ्रू करके देखें। देखिए, हिस्ट्री के लिए हमको कुछ दिए गए थे वर्ड, जैसे कि जियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, कि ऐसे साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल हिस्ट्री, अर्थ की हिस्ट्री को साइंटिफिक वे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम रॉक्स के लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम हमारे एनवायरनमेंट को और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को पढ़ पाते हैं। इन्हीं को हम जियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था इंस्क्रिप्शंस, कि ऐसा टेक्स्ट जो कि एनग्रेव किया हो, इंस्क्राइब किया हो किसी भी हार्ड सरफेस पे, लाइक स्टोन, मेटल और रॉक, प्रोवाइडिंग प्राइमरीली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ रूलर्स, इवेंट्स एंड डोनेशंस। और ये रिकॉर्ड रखता था कि रूलर ने, वहां के रूलर का क्या नए लॉ बनाए हैं, है ना, ऐसे कौन से आदेश हैं जो राजा ने दिए हैं सभी लोगों को जो फॉलो करने होंगे, और ऐसा कौन सा लैंड है जो किसके नेम पे रजिस्टर किया गया है। तो उस सभी का रिकॉर्ड किस में रखा जाता था, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। हम देख रहे हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है, जब हम पास्ट की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड कल्चर बाय एग्जामिनिंग मटेरियल रिमेन्स सच एज टूल्स, पॉटरी, बिल्डिंग्स एंड ह्यूमन और एनिमल बोन्स। यानी कोई भी पास्ट रिमेन हमको ऐसा मिल जाए वाइल एक्सकवेशन, या हम या कह सकते हैं रिसर्च के दौरान, जो कि हमें पास्ट से कनेक्ट कर पाने में, पास्ट को डीपली स्टडी कर पाने में हेल्प करे, वो आर्कियोलॉजी के ब्रांच में आता है। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर। क्या होता है, हम बार बार बात कर रहे थे सोसाइटी, सोशल कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ये क्या है, द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट टुगेदर कंपोज अ सोसाइटी, कि एक तरीके का पैटर्न जिसमें लोग क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं नेचर से, एनवायरनमेंट से, और फिर क्या बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस, जिससे टुगेदर मिलके एक क्या बन जाती है, एक कंपोज करते हैं सोसाइटी को। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, एक्सरसाइज्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर जो भी रूल करेगा कंट्री को, या आप ये कह सकते हैं जो लीडर होगा कंट्री का, वो कैसे इलेक्ट किया जाता है, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, जिनको कौन चूज करते हैं, वी लोकल पीपल, हम जो लोकल सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और फिर वही गवर्नमेंट जो है हम सभी के लिए लॉ बनाती है और हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंश्योरिंग रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। हम पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर हम पढ़ रहे थे कि किस तरह अगर कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी लॉ अगर हमने बनाया है तो सोसाइटी के सभी सेक्शंस, है ना, सभी रिलीजन्स के लोगों को क्या मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो वही क्या कहलाती है, सेक्युलरिज्म, यानी कि इक्वालिटी फॉर ऑल। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, कि ऐसे कोई भी एक्शंस जो प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स का, और फिर उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मार्केट में, और वो कंज्यूम किया जाता है उस गुड्स को बाय द पीपल, और सर्विसेज दी जाती हैं उस सेक्टर के थ्रू, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ई कॉमर्स, और ये टू मीट ह्यूमन नीड्स, ताकि हम लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट दिया गया है इंटरडिपेंडेंस, की क्या इंटरडिपेंडेंस इस चैप्टर में हमको देखने को मिली। हम ये देख रहे हैं द म्यूचुअल रिलायंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और नेशंस, स्पेशली इन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर वन सेक्शन अफेक्ट्स द अदर। यानी कि एक सोसाइटी का एक ऐसा एस्पेक्ट कि अगर किसी एक का एक्शन दूसरे की लाइफ में कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो, कुछ इफेक्ट डाल रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर क्लाइमेट में कोई चेंज हुआ, है ना, तो वो हमारे माइग्रेशन को इफेक्ट करेगा, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को इफेक्ट करेगा, हमारी एक्टिविटीज को इफेक्ट करेगा, कि हमको फार्मिंग करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो हम कह सकते हैं हम इंटरडिपेंडेंट हैं विद द नेचर।
नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी, जैसे कि हमने काफी बार इस चैप्टर में पढ़ा कि प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स। ऐसी तरीके से हमको रिसोर्सेज को काम में लेना है ताकि प्रेजेंट नीड्स तो सेटिस्फाई हो ही साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े फ्यूचर जनरेशंस को, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि कोर कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था सोशल साइंस में, कि सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी, हमें सोसाइटी को पढ़ने में हेल्प करती है, हमारे पास्ट को प्रेजेंट को पढ़ने में हेल्प करती है, और सभी चीजें आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट देखिए कुछ और डेफिनेशन हमारे पास है। पंच महाभूतास, मैंने बताया था पंच महाभूतास क्या थे, कि 5 ऐसे ग्रेट एलिमेंट्स जैसे कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, इन सभी से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना है, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द यूनिवर्स इन इंडियन फिलोसफी। ये इंडियन फिलोसफर्स का मानना है कि पंच महाभूतास की एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग वो लोग मानते हैं कि सभी की सभी चीजें यूनिवर्स में इन्हीं 5 एलिमेंट्स को लेकर बनाई गई हैं। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर ऑफ एवरीडे लाइफ। सोशियोलॉजी इज नथिंग बट ओनली द इंटरेक्शन ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने ट्रेडिशंस का, कल्चर का कम्युनिकेट करते हैं, आप ये कह सकते हैं एक्सचेंज करते हैं और इंटरडिपेंडेंसीज को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, कि कैसे हम इंसान बने, है ना। हम एग्जामिन करते हैं ह्यूमन ओरिजिन को, कि इंसान कैसे ओरिजिनेट हुआ, किस तरह उसमें डेवलपमेंट आई और किस तरह वेरियस जो हम कह सकते हैं डाइवर्स हमारा कल्चर है वो इफेक्ट करता है हमारे पास्ट को, है ना। और हम ये कह सकते हैं और पास्ट ने कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट को मोल्ड करके बनाया है, कहीं ना कहीं हमको शेप किसने दी है? पास्ट ने। नेक्स्ट है हमारे पास एथिकल रीजनिंग, कि एथिकल रीजनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग राइट एंड रॉन्ग कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि हम जब डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि सोसाइटी के वेलफेयर में ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, जब हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाए बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, उसी को हम कह सकते हैं कि हम एथिकल रीजनिंग कर रहे हैं। उसमें हम एनालाइज करते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स को। मेन फोकस किसका होता है एथिकल रीजनिंग में? मॉरल प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को हम ज्यादा फोकस करते हैं। मेकिंग साउंड जजमेंट्स, ताकि हम फेयर जजमेंट्स कर सकें, जस्टिस दे सकें लोगों को। नेक्स्ट है फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होती है? द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, कि हम क्या करते हैं इसके अंदर, कि क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि किस तरह हम लोग एग्जिस्ट करते हैं और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं। नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, वैल्यूज पढ़ते हैं, रीजन क्या है, किसी भी चीज के पीछे का लॉजिकल रीजनिंग क्या है वो हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं, और माइंड और लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो साइंटिफिक स्टडी करती है माइंड या बिहेवियर पे। तो हम कह रहे हैं कि माइंड या बिहेवियर के ऊपर अगर हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी अगर हम कर रहे हैं बिहेवियर पे, माइंड पे, ह्यूमन बींग्स की, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट, इसमें हम समझते हैं कि कैसे लोग सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, ये सब की स्टडी अगर हम करते हैं उसी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करके या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जर्व करके अगर हमको कोई भी एविडेंस मिला हो, वही एम्पेरिकल एविडेंस होता है। सोशल साइंस इट इज द प्राइमरी डाटा गैदर्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। तो हिस्टोरिकल नॉलेज को गेन करने का मेन बेस कौन डेवलप करता है? एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस के थ्रू ही हम पास्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस जैसे कि आपको पता है रिटन रिकॉर्ड्स अगर हमको कोई भी पास्ट के मिल जाएं, जिसमें बायोग्राफी हो, कोई भी क्रॉनिकल हो ना, टाइमलाइंस के अरेंजमेंट्स के साथ, या फिर आप कह सकते हो किसी की ट्रैवल लॉग्स हो,
या फिर रिलीजियस टेक्स्ट लिखे हुए हो, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट जो हमको पास्ट से रिलेट कर पाए, वही क्या कहलाएगी, लिटरेरी सोर्सेज। दे प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ एन एरा। किसी भी एरा, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में अगर वो बता रहा है हमको कि पॉलिटिकल उस वक्त किस तरह से अरेंजमेंट्स थे, सोशल लाइफ कैसी थी, कल्चरल लाइफ कैसी थी, तो वो सब हमें किस में देखने को मिलता है, लिटरेरी सोर्सेज में। नेक्स्ट देखिए एपिग्राफिक सोर्सेज क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस लाइक स्टोन्स, पिलर्स, केव्स एंड कॉपर प्लेट्स। दीज आर वैल्यू फॉर रॉयल डिक्रीज, जो राजा है वो उसके ऊपर अपने आदेश लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो ये सब किसमें देखा जाता है, एपिग्राफिक सोर्सेज में। नेक्स्ट इज genealogical records. Genealogical records क्या होते हैं, a record or table of the descent of a family, group or person from an ancestor। यानी कि आप ये देख सकते हैं फैमिली ट्री अगर किसी का हमको देखने को मिले और फिर हम पास्ट को अच्छे से रिलेट कर पाए, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन का, उस सोसाइटी का एक जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड है। दे आर वाइटल फॉर स्टडिंग लीनिएज, इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स ओवर टाइम। सोसाइटी का फॉर्मेशन का अगर हम स्टडी करें तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल रिमेन पास्ट का जो हमें मिल जाए, जैसे कि टूल हो गया, कोई भी वेपन हो गया, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, है ना, बिल्डिंग्स या कोई मॉन्यूमेंट, जो कि एक्सकवेशन के दौरान, है ना, डिगिंग के समय पे हमें अगर मिले और फिर हम उससे पास्ट की स्टडी कर पाए, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस। क्या होते हैं न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस, द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कि अगर पास्ट की कोई भी कॉइन पे अगर स्टडी की जाए या फिर कलेक्ट किए जाए, तो वो कॉइन्स अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में, ट्रेड कैसा होता था उस समय उसके बारे में, किंग के बारे में, कई बार क्या होता है किंग की फोटोग्राफ एनग्रेव्ड होती है इस कॉइन पे, या फिर डेट्स के बारे में हमको जानकारी दे, या पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ पीरियड, कि उस वक्त किंग की पॉलिटिकल बाउंड्री कहां तक सीमित थी, वो अगर बताई जाए हमको और हम इन डेप्थ स्टडी कर पाए पास्ट की, तो वो हम करते हैं न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज के थ्रू। तो हमने चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सारे के सारे की कॉन्सेप्ट्स इसमें पढ़े। अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देखना है तो वो भी हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये चैप्टर पूरी तरह से हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कीप वॉचिंग फॉर मोर। थैंक यू सो मच।